हाय एवरीवन। अब हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। ठीक है, तो माइंड कंसंट्रेट करके आप ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही 2025 के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, यह है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। चलिए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहले इसका डिफिनीशन समझ लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस नियत धारा के बराबर होता है। उस नियत धारा के बराबर होता है जो किसी परिपथ में प्रवाहित होकर उतना ही किसी परिपथ में किसी समय किसी परिपथ में किसी समय अंतराल में प्रवाहित होकर उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ में अपने एक पूर्ण चक्र में प्रवाहित होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है उस नियत धारा के बराबर होता है जो किसी परिपथ में किसी समय अंतराल में प्रवाहित होकर उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ में अपने एक पूर्ण चक्र में प्रवाहित होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। मतलब डायग्राम देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये दो समान परिपथ हैं। एक परिपथ ये है, इस परिपथ का भी प्रतिरोध R है और इसी के समान एक दूसरा भी परिपथ है, उसका भी प्रतिरोध क्या है, R है। ठीक, दोनों समान परिपथ है। ठीक है, अब इस परिपथ में कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है
और वह नियत धारा इस परिपथ में प्रवाहित होकर के एक नियत समय अंतराल तक प्रवाहित होती है और उस समय अंतराल में वो इस परिपथ में कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, H। अगर इतना ही ऊष्मा उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होकर अपने एक चक्र के दौरान इतना ही ऊष्मा अगर प्रत्यावर्ती धारा भी उत्पन्न कर दे तो इस नियत धारा को प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहेंगे, वर्ग माध्य मूल मान। यानी इसमें जो नियत धारा बह रही है उसका नाम हो जाएगा IRMS, क्योंकि वर्ग माध्य मूल मान को IRMS कहते हैं। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ध्यान से समझिए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस नियत धारा के बराबर होता है जो किसी परिपथ में, मान लीजिए ये परिपथ है और इस परिपथ में एक नियत धारा बह रही है और वह नियत धारा किसी समय अंतराल तक इस परिपथ में प्रवाहित होकर के कितनी ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, H। अगर यही ऊष्मा उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होकर के उसी के बराबर ऊष्मा अगर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है लेकिन एक चक्र में और उतना ही ऊष्मा उत्पन्न कर रही है तो इस नियत धारा को प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहेंगे, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, चलिए गणना करते हैं इसकी। गणना, वर्ग माध्य मूल मान की गणना कैसे करेंगे, तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का जो तत्कालिक मान होता है या तात्क्षणिक मान, वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक या तात्क्षणिक जो मान होता है वो होता है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान है। अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक छोटे समय तक प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा dt समय में उत्पन्न ऊष्मा, प्रत्यावर्ती धारा अगर dt समय तक प्रवाहित होगी तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी। ये जो धारा है अगर एक छोटे समय के लिए इस परिपथ में बहे तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी, तो जब कम समय के लिए प्रवाहित होगी तो कम ऊष्मा भी उत्पन्न करेगी। तो कम ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। ये ऊष्मा का सूत्र है। लेकिन यहां पर जो T है वो dt है, यानी कम समय के लिए है तो dt, तो जो ऊष्मा होगा वो भी कम होगा, हो गया dH। यानी इतनी ऊष्मा प्रत्यावर्ती धारा dt समय में उत्पन्न करेगा। लेकिन जब प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा करेगा तो समय कितना हो जाएगा, 0 से लेकर t तक, क्योंकि आपने प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ देखा होगा, ये 0 है और ये समय क्या होता है, t। तो एक चक्र का मतलब ऐसे पूरा एक चक्र हो गया, तो इस एक चक्र को पूरा करने में समय 0 से t तक हुआ। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्र यानी 0 से कहां तक, t तक में, एक चक्र में उत्पन्न क्या, ऊष्मा। एक चक्र तक अगर प्रवाहित होगा तो कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा, यानी 0 से t तक प्रवाहित होगा। तो देखिए इसका इंटीग्रल कर देंगे, समाकलन 0 से कहां तक, t तक, I स्क्वायर R
इंटू डी टी। अब देखना इसका समाकलन क्या हो जाएगा, h। यहां आई की वैल्यू ये है, वो वैल्यू यहां रखेंगे, ठीक है। तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू उसके बाद है आर इंटू टी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समाकलन किसका होगा, टी वाले टर्म का होगा। टी किसमें है, साइन स्क्वायर के साथ, यानी साइन स्क्वायर का समाकलन होगा, आर और आई स्क्वायर नॉट का नहीं होगा, तो इसको आउट ऑफ इंटीग्रल कर देते हैं, इंटीग्रल के बाहर। ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 0 से टी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन नहीं हो सकता, इसके लिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इस सूत्र से आप 2 साइन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस, इसको उधर ले जाइए तो cos 2a, 2 को इधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a बटा 2, यानी साइन स्क्वायर a को आप ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन स्क्वायर ओमेगा टी को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। फर्क क्या होगा, जो a है उसके जगह क्या है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी है, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं 0 से टी, और मान हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटा 2 डी टी, ऐसे हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, ठीक। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो 2 को बाहर कर देंगे तो 2 यहां आ गया। अब अंदर जो बचा है वो बचा 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इतना बचा, ठीक। अब इसका समाकलन करते हैं, h इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर बटा 2। अब ध्यान दीजिए, इसका जब समाकलन करेंगे तो पहले एक का करेंगे, एक का समाकलन क्या होगा, t के सापेक्ष करेंगे तो t ही होगा, और लिमिट क्या होगा 0 से t माइनस। अब आते हैं इसका समाकलन, इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होगा cos 2 ओमेगा टी का समाकलन होता है साइन 2 ओमेगा टी बटा 2 ओमेगा, ठीक। cos 2 ओमेगा टी का समाकलन हो गया, और ये हो गया 0 से टी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, h इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर बाई 2। यहां देखिए जब समाकलन करेंगे तो इस t को अपर लिमिट t से रिप्लेस करेंगे, माइनस t की जगह लोअर लिमिट, ये हो गया, माइनस 2 ओमेगा को बाहर कर देंगे 1 बटा 2 ओमेगा, अंदर क्या बचा साइन 2 ओमेगा, तो साइन 2 ओमेगा, और t की जगह कैपिटल T, माइनस साइन 2 ओमेगा, और इस t की जगह लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 0, ऐसे हो गया। देखिए h इक्वल टू
आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2। यहां देखना, यहां क्या बचा, टी माइनस 1/2 ओमेगा। यहां देखिए, देखना ध्यान से, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई/टी इंटू ये वाला टी, माइनस है तो जीरो हो जाएगा, साइन 0। ठीक, अब देखिए टी से टी कट जाएगा, तो h इक्वल टू आएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, और यहां हो गया t माइनस 1/2 ओमेगा। देखिए टी से टी कट गया तो 2 जा 4, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, और यहां है साइन 0, साइन 0 की वैल्यू भी होती है 0। तो जब 0 माइनस 0 0, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 0 बचेगा, केवल t। तो h बराबर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर r बाई 2 इंटू टी। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा अपने इस परिपथ में एक एक चक्र में, अर्ध नहीं, एक पूरे चक्र में प्रवाहित होने से इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक, अब आते हैं नियत जो धारा इसमें बह रही है उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। नियत धारा, और उस नियत धारा को क्या नाम दिया गया है, परिभाषा के अनुसार IRMS। IRMS द्वारा, ठीक है, कितने समय में, टी समय में, टी समय में उत्पन्न क्या, ऊष्मा। तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो देखिए H बराबर धारा, सूत्र क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे धारा क्या है, IRMS का स्क्वायर इंटू आर, और समय कितना है, टी। तो ये हो गया नियत धारा द्वारा टी समय में उत्पन्न ऊष्मा। ठीक, दोनों के परिपथ में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या है, बराबर है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और इससे 2 से, दोनों समीकरण को अगर देखें तो क्या आएगा, IRMS आर टी बराबर आई नॉट का स्क्वायर आर टी बटा 2। देखिए आर टी से आर टी कट जाएगा। ठीक, तो बचा क्या, यहां बचा आई स्क्वायर, IRMS का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे, ठीक, देखिएगा ध्यान से, इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो IRMS बराबर इसका स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन इस पे तो स्क्वायर नहीं है तो ये करड़ी में आ जाएगा। ठीक है, तो IRMS का वैल्यू इतना हो जाता है, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है वो उसके उच्चतम मान या शिखर मान का 1/करड़ी में 2 गुना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, करड़ी में 2 के मान से जब 1 में भाग देंगे, ठीक है, तो ये आएगा 0.707 आई नॉट। इसको जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो यही मान आएगा, IRMS बराबर आएगा 70.7% आई नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का 70.7% होता है। इसी प्रकार से अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण लिख लें, इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का RMS यानी वर्ग माध्य मूल
मान क्या हो जाएगा? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की जब बात करेंगे तो ERMS बराबर हो जाएगा E0/√2। इसी तरह से इसका भी सूत्र बन जाता है। इसी तरह से ERMS भी 70.7% होता है किसका? E0 का। क्लियर? तो ये रहा हमारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगला वीडियो हम लेकर सर्किट का मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।